साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। और उसे प्रावधान क्यों किए गए? अनटचेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इस देश का सबसे मारा हुआ समुदाय, सबसे ज्यादा जरूरत उनको थी आरक्षण। संविधान में प्रावधान किए गए आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए, 341 शेड्यूल कास्ट, 342 शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन पहले लागू हुआ और ओबीसी का जो मंडल कमीशन है वो बाद में लागू हुआ। तो जो लागू हुआ रिजर्वेशन, थोड़ा बहुत जो पढ़ पाया, यूनिवर्सिटी आ पाए, कॉलेज आ पाए, उससे एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग तैयार हुआ। और ये मध्यम वर्ग जो है मनुस्मृति पर हमला था। या छूटों को गांव के बाहर रखना है, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, धन रखना वर्जित है, शास्त्र पढ़ना तो वर्जित ही है, शस्त्र रखना भी वर्जित है। तो इससे एक मिडिल क्लास बना, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए, स्कूल कॉलेज में बार-बार ये बात कह रहा हूं, मंगल साहब भी कहने गए कि भारत जब गरीब मुल्क था, जब आजाद हुआ, तो गरीब मुल्क ने मुफ्त में शिक्षा दी, एससी एसटी को फेलोशिप भी मिले, वजीफा मिला, फ्रीशिप रहा, यूनिवर्सिटी IITM खुले, हम लोग भी फ्री में ही ऑलमोस्ट पढ़ाई पढ़े। और ये बात मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, और इट इज अ रिपीटेशन बट नेसेसरी रिपीटेशन, कि आखिर भारत के संविधान को और आरक्षण को खतरा किससे? भारत के संविधान को, इंडियन रिपब्लिक को, इस लोकशाही को खतरा आरएसएस से है, बीजेपी से। क्लैरिटी रहना चाहिए, गोलमोल बात नहीं करना। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो सबसे पहला विरोध आरएसएस का ही था। संविधान के बाहर लेख लिखे गए फांसी जंगले में और जरवर में। तो संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, मनुस्मृति लागू करने की घोषणा नहीं होगी, शिक्षा इतने महंगे कर दिए जाएंगे कि हम में से 2-4-5% लोग पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को, बाकी 95% लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो उनके लिए अभी सूरज जी कह रहे थे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, भाई मोची हो तो जूता सिलने का काम करो, पासी हो तो सुअर पालो, यादव हो भैंस चढ़ाओ, कुशवाहा जी सब्जी उगाओ। 4 साल का कोर्स हो गया है और मुझे इस बात का कष्ट है, दुख है कि हमारे समाज में और हमारे नेताओं में शिक्षा को लेकर कोई बहस नहीं। बाबा साहब का जोर जोर से नाम लेते हैं। क्या आपको पता है कि बाबा साहब ने राजनीति करने से पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा खोला? जब गोल में सम्मेलन में गए तो वहां नवाबों जमींदारों से सबसे तकरीबन 1347 पाउंड चंदा लिया बच्चों का हॉस्टल खोलने के लिए, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, सरकार से 6 लाख लोन मांगा, ब्याज मुक्त लोन, क्योंकि पता था कि अंबेडकर अगर कोलंबिया में, लंदन में नहीं पढ़ पाते तो अंबेडकर नहीं बनते, सूबेदार बनते बॉम्बे में। तो उन्होंने जानते थे कि एजुकेशन में वो ताकत है जो बेड़ियों को तोड़ेगा। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं बोले ना, ऐसे पीछे 30 साल की पढ़ाई है और इसी को महंगा किया जा रहा है, इसी को खत्म किया जा रहा है। जब मैं छात्र था 1000 रुपए में दिल्ली में रह के पढ़ लेता था। आज आप में से कितने लोग हैं जिनको बिहार से या उत्तर प्रदेश से आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे तो उनके बच्चे पढ़ लेंगे, 20,000 रुपए कम से कम खर्चा लगता है। तो आरक्षण खत्म होने में दलित लीडरशिप को भी बहुत जिम्मेदार मानता। मतलब कोई एक्शन प्रोग्राम नहीं, नहीं, सबको
समाज में मध्यम वर्ग नहीं होता है ना, वो समाज कभी नेतृत्व कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ओपिनियन बनाते हैं इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकार, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास बना था, आरएसएस बीजेपी को पता लग गया कि जो चंदा देता है, वो जो प्रोग्राम हो रहा है, यही मिडिल क्लास बाबू लोग चंदा देता है। तो बना कहां से? तो बना वो सरकारी स्कूल से बना। तो पहले सरकारी स्कूल और सरकारी व्यवस्था को इतना ध्वस्त कर दो कि इनका पढ़ना लिखना ही बंद कर। बाकी हमारे जैसे कुछ लोग होंगे, बोलेंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगी, मुकदमे होंगे, लेकिन कम से कम जब जंगल में आग लगेगी तो ये कोई नहीं बोलेगा कि हम लोग चुपचाप कार की तरह घर में बैठे लगातार लड़ रहे थे, लगातार बोल रहे थे और अपने खर्चे पर आप से लिया नहीं। तो सवाल ये है, आपको ये बात पता है कि 8 लाख रुपए ईडब्ल्यूएस के लिए बेस लाइन। आप में से कितने लोगों को पता है कि पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 2.5 लाख रुपए बेसिस है, लिमिट है कि 2.5 लाख से ऊपर जिसका तनख्वाह है उसको नहीं मिलेगा, और 2.5 लाख से ज्यादा तो आज क्लास 4 एम्प्लॉय की सैलरी है। इसका मतलब है स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है। आरक्षण को रिवर्स कर दिया गया। भाई लीडर एमपी तो 545 बने जी, अवधेश जी, अवधेश बिराज जी 545 बने, और इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर तो लाखों बन सकते हैं ना, लाखों नौकरियां मिल सकती हैं, लाखों लोग, और वही लोग आपको चंदा भी देंगे, वोट भी देंगे, वही लोग चंदा भी देंगे, वोट भी देंगे। वो खत्म हो गया, फ्रीशिप खत्म है, स्कॉलरशिप खत्म है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप गायब। कोई इस पूरे, देखिए आज संसद को आप लोग संसद में उठाएंगे, हम लोग सड़क पे लगातार, लेकिन जो था वो भी खत्म हो जा रहा है, वो डिबेट नहीं हो रहा, उसमें बहस नहीं हो रही, उसमें कोई आंदोलन नहीं हो रहा, जो है वो खत्म हो रहा है। अरे जिस समय होगा उस समय लड़ा जाएगा, वो भी लड़ा जाएगा, लड़ ही रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, हम लोग ज्यादा लड़े। लेकिन आप एक बार बताइए, यूपीए 2 की सरकार थी तो राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, ये सब लोग जो है सिलेंडर लेके आप टमाटर टांग के प्रदर्शन नहीं कर रहे थे ना? अभी 10 साल पहले की बात कह रहा हूं। तो अभी ऑपोजिशन कहां है? कोई एक्शन। आज ही मैं कहीं कह रहा था, जो तेलंगाना में हमारे साथी मंत्री जी आए हुए, तो मैं कह रहा था कि कम से कम सिंबॉलिक देखिए, इसी सरकार को लोगों ने 3 बार बनाया। SC/ST एक्ट कर रहा है, रोस्टर आंदोलन यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने चलाया था, उसमें हारा और किसानों ने हरा। जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल जब ये कर सकते हैं, तो जिनके लाखों करोड़ों फॉलोइंग है, किससे कर रहे हैं? कितना को जेल में, कितने लोगों को जेल में? बगैर लड़े, बगैर रोए तो बच्चा को दूध नहीं मिलता है। बगैर लड़े हुए आप सोच रहे हैं कि सब हो जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा, आप कंफ्यूजन में हैं। इतिहास आपको धिक्कारेगा। हम लोग अपनी भूमिका जो थी वो भूमिका हम लोग निभा रहे हैं, और सब साथी हमारे जानते हैं कितने उसके रिपरकशन है। लेकिन सवाल, बजट इस बार आया, बजट में हम तो बार-बार बजट दिखा रहे हैं। बजट, टोटल बजट देख लीजिए, 48,20,512 करोड़। शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान इंदिरा गांधी शुरू की 1975 में ट्राई के लिए, 1979 में शेड्यूल कास्ट, और उस समय पॉपुलेशन के हिसाब से बजट का प्रावधान था। इसमें से मिला है शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान को दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है। अरे हमारे SC/ST OBC सांसद को जाकर पार्लियामेंट में धरना कर देना चाहिए था। 1,65,493 करोड़ SC 3.43%। ये बार-बार ये कहना जरूरी है। और ST के लिए 1,32,214 करोड़ 2.74%। कोई बहस सुना हमने? हमारे जितने मिडिल क्लास लोग सब नेता बनने का हरमनी तैयारी करता नहीं, आंकड़ा लाता नहीं, कुर्ता पहचानता नहीं, सब कुछ सफेद कुर्ता पैजामा पहन के एमएलए बनना है। सबसे कमजोर लोग था पहले, उनका प्रमुख श्रोता जो है वो अस्पृश्य वर्ग था।
ज्योतिष से, जिन्ना से कोई समस्या नहीं, तुम अपना देश ले लो, हम अपना इधर ले लो। समस्या इनको है अम्बेडकर के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार से, जिसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। तो असली शत्रु इनका जो है वो मिडिल क्लास दलित है, वो है जो कि लगातार वो चुनौती दे रहा है, चाहे 10 लोग हो, 20 लोग हो, 50 लोग, लगातार चुनौती दे रहा है। और इसीलिए ऐसे होती है कितने लोगों को पकड़ के जेल में डाल देता है। तो एक एक्शन प्रोग्राम कम से कम हमारे लीडर्स की ओर से, अगर ईवीएम प्रॉब्लमेटिक इलेक्शन आपको लड़ना है तो कम से कम नेशन वाइड एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के आप बोलिए कि भाई इस दिन जो है 2 किलोमीटर पैदल चल के और डीएम साहब को ज्ञापन देना है। एक एक्शन प्रोग्राम पे इसमें कीजिए, कास्ट सेंसस पे, प्राइवेटाइजेशन पे एक एक्शन प्रोग्राम तो दीजिए। खाली ट्विटर फेसबुक पे लिखने से क्या संभव हो जाएगा? एक्शन प्रोग्राम कहां है? भारत बंद का कॉल दीजिए। आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, हम लोग सिपाही की तरह रहेंगे वहां। तो जब तक एक्शन नहीं, सरकार को सबको डरा दिया ईडी या सीबीआई से, खाली हम लोग अभी नहीं डरेंगे। तो एक्शन प्रोग्राम जब तक नहीं होगा, ये सरकार डरती है एक्शन प्रोग्राम से। और आपको अगर डर लग रहा है तो हम लोग का इस्तेमाल करिए, हम लोग का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, पहले इसकी पूरी गंभीरता को समझिए। और मैं देख रहा हूं कि मुद्दे उठ तो रहे हैं, लेकिन जो प्रावधान थे ऑलरेडी लेटरल एंट्री आ चुका है। प्रोफेसर में अपॉइंटमेंट में ओबीसी को ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कहीं हमारे लीडर पार्लियामेंट में कोई डिबेट है? बजट में कोई डिबेट है? एजुकेशन महंगा हो रहा है, सरकारी फंडिंग कम हो रहा है। भाई जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के जमाने में तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब खुले, राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय खोला, इग्नू खोला। इन सरकार से पूछे कि 10 साल में कितने अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले? क्योंकि आपको नहीं पढ़ना माता जी, लेकिन आपके बच्चों को लेकर हम लोग चिंतित हैं। मैं इतिहास पढ़ाता हूं ना, तो इनका जो दर्शन है हम जानते हैं। हमने नहीं तो आज ये भाषण मेरा सुन लीजिएगा, 10 साल बाद मुझे फिर बोलिएगा, 10 साल जीवित रहा, कि पूरा दलित समाज पहले कैशलेस हो जाएगा। सरकारी नौकरी खत्म, मिडिल क्लास खत्म, पैसा खत्म। भाई ओबीसी भाई लोगों को थोड़ा जमीन वगैरह है, थोड़ा भैंस भी है, थोड़ा सा पैसा भी है, नाची भी है, उससे पंगा थोड़ा लेगा, उसमें से आधा लोगों को मिला लेगा। अभी भी मिला हुआ, कुछ दलित नेता भी बीजेपी और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की बाल्टी हो रहे हैं। ठाकरे हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन मांझी हो, और जो सीधा मैनेज नहीं हो रहा उसको पीछे से मैनेज कर रहे हैं। तो इनको पता नहीं है कि जब मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा तो आपके लिए बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो अगली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी खत्म होगा। मनुस्मृति के हिसाब से तुम्हारा काम नहीं है राजा बनना, चलो खेत में काम करो सब। तो जितना चर्बी चढ़ा हुआ है सब, बीपी शुगर सब कंट्रोल हो जाएगा, खेत में काम करो। तो बहुत हम लोग रोज ये बात बोल रहे हैं, कल भी बोले थे, रामलीला ग्राउंड में ये बात बोले, क्यों बोल रहे हैं? भाई हमारे पास नौकरी है, बड़ा बंगला है, मैं रहता हूं उसमें, अभी 13 साल नौकरी बाकी है, 28 साल पढ़ा चुका। तो यहाँ कई लीडर्स हमारे बैठे हैं पार्लियामेंट, इनसे आग्रह करेंगे कुछ डेटा निकलवाइए और इसमें भयंकर सरकार को घेरा है। कम से कम SC/ST कंपोनेंट प्लान है, उसी को निकालिए। अरे जो है उसको तो बचा लिया जाए, एजुकेशन को तो बचा लिया जाए, फीस पे डिबेट कोई हो रहा जी? हाँ वो होगा ना, लेकिन उसके माथे में पता है कौन क्या है। महिला और किसान की डिग्री बना रहा है ना 4 जात, लेकिन उनको पता है ना, आप कितना भी छुपा कर रहिएगा ना, तो पता कर रहा है कौन है। इसके बाद एंटीना बहुत तगड़ा है, एंटीना बहुत तगड़ा है। इसलिए सारे पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल एक्टिविस्ट अपना काम लगातार कर रहे हैं। जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडर्स की है, पॉलिटिकल पार्टी की है कि अपने घोषणा पत्र को लेके सिर्फ इलेक्शन के दिन पब्लिक के बीच बन जाए। पहले हम लोग बचपन में देखे मैंने, बिना इलेक्शन के भी नेता लोग जाते थे, पब्लिक जाते थे कि नहीं? अब हम लोगों ने संवाद कम्युनिकेशन बंद कर दिया। इलेक्शन के समय खाली टिकट मिल जाए, उसके बाद हो गया, 4.5 साल शिव जी के बराती की तरह सो जाते। तो जनता के बीच जाकर उसको जागरूक करना होता है ना। राजनीतिक
जागरूकता उसके बीच फैलाना बहुत जरूरी है। ये कम्युनिकेशन गैप हो गया है, तो इसीलिए कोई मास मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। शुक्रिया, थैंक यू। घर की चाबी जहां होती है, आपको जहां सोचना है, जहां आपको घंटी बजाकर बताया जाता है कि आप आरती कीजिए और खुश रहिए, उसी में परिवार चल जाएगा, वो बात सही नहीं। आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं 2-3 बातें शिक्षा को लेकर कह रहा हूं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं समझेंगे क्या? नई शिक्षा नीति में कहा गया है हम स्किल देंगे, यानी कि आपको कलाकारी सिखाएंगे, यानी आपकी पुश्तैनी जो भी आपकी व्यवसाय है, अगर आप गाय चलाते थे तो गाय चलाने का बेहतर इंतजाम हम करते। अगर आप कपड़ा बुनते थे तो वही काम कीजिए, अगर आप जूता सीते थे तो वही काम कीजिए, अगर आप खेती करते थे और सब्जियां उगाकर बेचते थे वही कीजिए। इसको उन्होंने स्किल ट्रेनिंग का नाम दिया है। और कलेक्टर कौन बनेगा, एसपी कौन बनेगा? आपके बच्चों को बनने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। हर तबके के लोग, आज का आजाद हिंदुस्तान ऐसा था, पढ़ते होंगे कहानी, बीच बीच में यही सरकार सुनाती है कहानी कि रिक्शा चलाने वाले का बच्चा कलेक्टर बन गया। वो सिर्फ आपको बरगलाने के लिए 1-2 कहानी किस्से बताए जाते हैं। तमाम लोग, आप लोग के बच्चे के शिक्षा के रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं, तो वो कलेक्टर बनेंगे कैसे, एसपी बनेंगे कैसे, एसडीएम बनेंगे कैसे? तो कौन बनेंगे? जिनका काम पूजा पाठ करना था, घंटी बजाना था, सिर्फ उन्हीं के बच्चे बने। और आप एक राशन कार्ड या कोई कार्ड बनाने के लिए भी उनके दफ्तर के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहिए, धक्के मार कर भी आपको निकाल दिया। तो जब भी चुनाव होता था हम लोग देखते थे कि लोग आते थे, हाथ जोड़कर घरों में घुसते थे। अब नया रिवाज शुरू हुआ है, पैसे पहुंचा दिए जाते हैं, और वो पैसा कितना होता है? एक दिन भी आपका काम नहीं चलेगा उससे, लेकिन 5 साल के लिए वो आपके वोट को खरीदने का इंतजाम करते हैं, और वो खरीदने का भी नहीं, क्योंकि वोट तो आपका रहा ही नहीं। ईवीएम के माध्यम से जब आप ईवीएम में बटन दबाते हैं तो वैज्ञानिक भी नहीं साबित कर सकते हैं कि वो वोट कहां गया। ये चुनाव आयोग कहती है और चुनौती देती है कि मेरे मशीन को बिना छुए हुए आप कह दीजिए कि ये मैनिपुलेटेड है, इसमें गड़बड़ियां हैं। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं, एक भी वोट जो ईवीएम के माध्यम से पड़ता है उसको साबित करके बता दे कि वो वोट उसी को गया जिसको वो जनता ने दिया, तो आपका वोट आपका नहीं रहा। और इसलिए आपके साथ अन्याय शुरू हो गया है। इसलिए गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, आंसू बहाने भी कोई नहीं आता है। इसलिए आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, अपराध में वो धकेले जाते हैं और आप पुलिस के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं। और इसलिए इस देश में कुछ ही जो धन दौलत था जिसकी मापदंड की जाती है, 1% लोग के पास 90% धन दौलत जमा हो चुका है, और उस 1% में साथ में बैठे कोई नहीं। मैं दावा करता हूं दिल्ली में भी जो होंगे वो सभी लोग, कई लोग विदेशों में घर बना चुके हैं। तो हम इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष आकर रोज ये विनती करते हैं, हमारे तमाम साथी समझते हैं, आज सभी माताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने घरों में जाकर पूछिए, और अपने में नहीं आसपास भी पूछिए, पिछले 5 वर्ष में कितने बच्चों को नौकरी मिली है। अगर वो तादाद, और सरकारी नौकरी की बात करें, अगर वो तादाद एक मोहल्ले में 5 साल में आपके इलाके में 5-10 से अधिक होगा, तो सार्वजनिक
सार्वजनिक मंच पर हम लोग बोलना, मैं बोलना छोड़ दूं? नहीं है रोजगार। आपके घर कैसे चल रहा है उसकी सोच भी आप नहीं कर रहे हैं आज। तो ये चुनाव से नहीं सिर्फ साबित होने वाला है, इसके लिए एक लंबी लड़ाई है। सर ने सही कहा, गौड़ साहब जो तेलंगाना से आए थे, 5 विभाग के मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस की मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि 2 मुद्दों पर पूरे देश में अगर सड़क पर एक दिन लोग आ जाए, या तो ईवीएम के मुद्दे पर या जाति जनगणना पर, तब इस देश में वाकई में बाबा साहब की संविधान की रक्षा हो पाएगी। वरना हम लोग के पास वोट ही नहीं रहेगा। आपको जिस समय वोट होगा ये बताने के लिए कि हम जीत क्यों गए, आपने हमें वोट दिया, कुछ पैसे आपको चले जाएंगे, साड़ी में कमल का छाप चला जाएगा। कुछ लोगों को, जो लोग कुछ और भी पान करते हैं, उनको वो सेवन हो जाएगा। तो सिर्फ इस विनती के साथ कि मैं आप लोगों के ही बच्चों के साथ रहता हूँ, कॉलेज में हम लोग पढ़ाते हैं तो हर तबके के लोग रहते हैं। किसी के माँ बाप बहुत अमीर है तो भी उनकी समस्या है कि उनके घर में उनको कहा जाता है कि तुम अपने पैरों पे खड़ो। और कुछ लोगों के तो माँ बाप अगर उनके बच्चे नहीं कमाएंगे तो वो कैसे घर पे रोटी खाएंगे, इसकी चिंता में रहते हैं। तो इसी निवेदन के साथ आज जितनी माताएं आए हैं उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया इस चर्चा को घर में रखें। और चर्चाएं बहुत होती है, धर्म की चर्चा बहुत होती है, अपने घर परिवार चलाने की चर्चा जरूर करें और उसको राजनीति से समझें, तब जाकर इस देश में मुकम्मल जनतंत्र होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय संविधान करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वालों को हमसे काट देने की साजिश है। मान लीजिए मैं प्रोफेसर हो गया तो मैं क्रीमी लेयर में आ गया, इसका मतलब ये है कि मेरे जो बच्चे होंगे उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। एक बात है। दूसरी बात ये है कि सरकार इतना तेज गति से प्राइवेटाइजेशन कर रही है, अपने बच्चों को जो फीस दे सकता है उसको काट के अलग कर देते हैं, कहते हैं आप क्रीमी लेयर में आ गए। और जो फीस नहीं दे सकता है उसको कहते हैं तुम आ जाओ दाखिला ले लो। और जो वो फीस ही नहीं दे सकता है तो दाखिला लेगा कैसे? दूसरी बात, जब दाखिला नहीं लेगा वो कहते हैं सीट खाली रह गई, आपके लोग ही नहीं आते हैं। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि क्रीमी लेयर एक साजिश है। वो साजिश इस तरह से है कि जो लोग सक्षम हैं उन्हें तुम बाहर कर दो, जो सक्षम नहीं है उन्हें मौका देने का बहाना ढूंढो और उसके बाद जो सीटें खाली रह जाएंगी वो जैसे मर्जी बांट। तो क्रीमी लेयर नेतृत्व को पंगु बनाने का, समाज से उनको अलग कर देने का, उनको एक तरह से जनता से जुदा कर देने की साजिश है। ये साजिश का दायरा कितना बड़ा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन जगहों पर ये लागू होना चाहिए वहां के लिए कोई नाम नहीं लेता। जैसे 200 परिवार मिलकर के भारत पूरे देश के न्यायालयों को केवल 200 परिवार मिलकर चलाते हैं, वहां कोई क्रीमी लेयर नहीं है। आप सोच के देखिए क्या वहां लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा या कोई किसान का बच्चा मेहनत करके लॉ में LLB कर लेता है, वकालत पढ़ लेता है, तो उसको मौका कैसे मिलेगा अगर 200 लोग कब्जा करके रखेंगे? तो जहां लागू होना चाहिए वहां नहीं है। यही स्थिति मीडिया में है। मीडिया के कुछ लोग मिल करके घराने बना रखे हैं। आप जानते हैं पहले शास्त्रीय संगीत में घराने होते थे, तबला वादन में घराना होता था, सितार वादन में घराना होता था। अब मीडिया कर दिया खानदान अपनी बात करोगे तुम्हें नहीं देंगे। तो ये जो घराने हैं ये भी जड़ से हमें काटने की, अलग करने की एक कवायद है। तो सबसे जरूरी ये बताने आपको आया हूं, जो साजिश है उसे समझना होगा। इस तरह की किसी बहकावे में ना आए। क्रीमी लेयर किसी का फायदा होने जा रहा है। क्रीमी लेयर लगा करके हमारे नेतृत्व से हमको अलग किया जा रहा है। जो सोच सकते हैं उनको उनका मुंह बंद करने के लिए कहा जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि अब तुम इस बारे में क्यों सोच रहे हो, मत सोचो। तो समस्या यहाँ है कि क्रीमी
क्रीमी लेयर लगा करके व्यवस्था को कंगू बना करके हमारी सीटों का वो कब्जा करना चाहते हैं। ये एक साजिश है। इस साजिश के अलग अलग रूपों को समझना जरूरी है। दूसरी बात, जहां जहां प्रोजेक्ट्स आते हैं, जहां जहां संसाधन होते हैं, उन सारी जगहों पर क्रीमी लेयर लगा करके वो हमें उस व्यवस्था से बिल्कुल अलगा देना चाहते हैं। जहां से सूचना मिलेगी वहां आपका आदमी बैठने नहीं देंगे। जहां व्यवस्था बनती है, जहां नियम कानून बनते हैं, वहां आपके आदमी नहीं बैठने देंगे। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि न्यायपालिका में, मीडिया में आप कभी मांग ना करें कि क्रीमी लेयर लागू हो। इसीलिए वो ऐसी जगहों पर क्रीमी लेयर लगाते हैं जहां से आपको फोड़ा जा सके, अलगाया जा सके, और ये साबित करना उनके लिए आसान हो जाए कि क्रीमी लेयर तुम्हारे फायदे की चीज है। मांग क्या करनी है? हमें मांग ये करनी है कि जगह जगह इस तरह का आयोजन कर करके हम ये बताने की कोशिश करें कि क्रीमी लेयर हटना चाहिए, ये साजिश है, इस साजिश को खत्म किया जाना चाहिए और जितनी सीटें खाली हैं उन्हें भरी जानी चाहिए। जैसे आईएम का भी 16 मार्च 2021 का द हिंदू अखबार का बकायदे वो रिपोर्ट है बहुत बड़ी, जिसको आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। उसमें ये बताया गया है कि पूरे देश में लगभग 19 आईएम ऐसे हैं जहां पर कोई रिजर्व कैटेगरी का अध्यापक नहीं है, या वो कहते हैं योग्य मिलता ही नहीं है। मिलेगा कैसे? जो पढ़ सकता है उसको क्रीमी लेयर लगा के बाहर कर दिया। क्रीमी लेयर में कितना ज्यादा धांधली है, किस स्तर पर है। अभी सैनिक स्कूल में या नवोदय विद्यालय में या यूपीएससी में, आईएएस में बहुत सारे बच्चों को छांट दिया गया ये कह के कि तुम क्रीमी लेयर में आते हो। ये क्रीमी लेयर एक तरह की साजिश इसलिए भी है कि जितनी मेहनत करके कोई प्रतिभावान बच्चा अगर आईएएस बनता है और क्रीमी लेयर कह के एक लाइन लिख करके तुम क्रीमी लेयर में आते हो, हटा देते हैं। आप सोच के देखिए। तो यहाँ इस साजिश का सामना करने के लिए ये सारे पहलुओं को हमें समझना होगा।